छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास करेंगे। आज हम लोग के अध्ययन का टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन। हिंदी में इसे ह्रास कहा जाता है। मोटा मोटी हम यह जाने कि किसी भी संपत्ति के, खास करके स्थायी संपत्ति जो हम खरीदते हैं और जिसे हम यूज में लाते हैं, तो उसमें जैसे जैसे उसका हम प्रयोग करते हैं तो समय व्यतीत होने अथवा प्रयोग करने के कारण या अन्य कई कारण हैं कि उसके मूल्य में गिरावट है, और वह गिरावट होगी वही जो है डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो स्पेशली इसमें अस्थाई और मूर्त दो चीजें हमें ध्यान देना है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हो और जो टेंजिबल हो, वैसी संपत्तियों के बारे में विशेष रूप से जो है यह नियम लागू होता है। तो किसी अस्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग में रहने या समय व्यतीत होने अथवा ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कीमत में परिवर्तन होने या नई तकनीक आ जाने के कारण, या ऐसा भी हो सकता है कि वह अब अप्रचलित हो गई हो, तो प्रचलन मतलब इसके कई डिप्रिसिएशन के कई कारण हैं। इन कारणों को हम लोग की चर्चा कर रहे हैं एक तरह से। तो जो है उसके चलते जो है मूल्य में कमी आती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु एक समय में निश्चित जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि संपत्तियां नाशवान होती हैं समय व्यतीत होने के साथ साथ, उनमें जो है कई तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इस कमी को ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए हम 1 लाख का कोई मशीन खरीदते हैं और जहां तक सामान्य स्थिति में तो कुछ भी करे आदमी समझता है चलो हमारा 1 लाख का है, 5 साल बाद भी कहेगा कि 1 लाख का बना है। लेकिन व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। व्यवसाय में यह माना जाता है कि उसका एक्चुअल आज के डेट में कीमत क्या है, और प्रति वर्ष प्रत्येक साल जो है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है एक तरह से, कि जब हमने खरीदा 1 लाख का तो उस समय कीमत ठीक है 1 लाख थी, लेकिन जब हम प्रयोग कर लिए तो उसमें कितना उसके मूल्य में गिरावट आई है या उसमें जो है कितनी कमी आई है, तो इसको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए व्यावसायिक संस्थाओं में भी अनेक प्रकार की अस्थायी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, और जो है जैसे कि प्लांट, मशीन, भवन, फर्नीचर आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण इनके मूल्यों में जो कमी होती है, उन्हीं को जो उस कमी है, इस कमी को ही हम व्यवसाय की भाषा में डिप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी अस्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने या समय व्यतीत होने की स्थिति में क्रमिक अस्थायी कमी प्राप्त हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि अब आप लोग इस डिप्रिसिएशन को, चूंकि यह शुरुआत में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरुआत जो पिछले क्लासेस थे उसमें भी डिप्रिसिएशन की कहीं न कहीं चर्चा होती ही है हर जगह, और इस चैप्टर को अलग रूप में हम लोग जो है अब अध्ययन कर रहे हैं। एक चैप्टर के रूप में हम लोग इस डिप्रिसिएशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें जो कुछ विद्वानों की द्वारा परिभाषा दी गई है, उसमें कुछ प्रमुख परिभाषाओं की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जे आर विलियम के अनुसार
विलियम बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनके अनुसार डिप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज ए ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज, अर्थात इसके प्रयोग के कारण, इन्होंने भी वही बात कहा कि इसके प्रयोग के कारण जो इसमें जो कमी आती है वही डिप्रिसिएशन कहलाता है। और इन्होंने बड़े ही सीमित रूप में इसके प्रयोग के कारण होने वाली हानि को ह्रास के रूप में परिभाषित किया। इसके बाद हम लोग अगले विद्वान की चर्चा करेंगे। तो अगले जो है, अगला हम देख रहे हैं कि कई विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में इसकी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही है कि जो है संपत्ति के निरंतर प्रयोग या उसके अप्रचलन या जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी कीमत कम होती जाती है, तो उसी कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के अनुसार प्रयोग एवं समय व्यतीत होने के कारण किसी संपत्ति के आंतरिक मूल्य में कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। वही बात इसमें भी है। तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, एक संतुलित भाषा में, कि ह्रास का आशय संपत्ति की गुणवत्ता, किस्म या मूल्य में या उस अस्थायी व जारी हानि या कमी से है जो घिसावट, समय के व्यतीत होने, अप्रचलन, नष्ट होने अथवा दुर्घटना के कारण होता है। तो यही है डिप्रिसिएशन। अब हम बात करेंगे कि जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 AS 6 जिसको कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब AS 6 कहते हैं, तथा न्यू इंडियन ओल्ड है और न्यू में जो है अकाउंट स्टैंडर्ड 16 आ गया है। तो उसके अनुसार क्या है जो है, तो अब इसके अनुसार है डिप्रिसिएशन के बारे में कहा गया है कि पहला कि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के वे संपत्तियां हैं जो पहला कि जो एक से अधिक लेखांकन अवधि में प्रयोग की जा सकती है। इसीलिए हमने पहले ही अस्थायी संपत्ति की बात की। यह क्योंकि जो अस्थायी है तो हो सकता है कि 1 साल के बाद जो है वो प्रयोग में न लाया जाए, वह यूज हो जाए। जैसे मटेरियल भी संपत्ति ही माना जाता है, मैंने उसे हम स्टॉक के रूप में, इन्वेंटरी के रूप में हम कहते हैं। लेकिन वह है कि हम खरीद करके लाए, उससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो वह यूज हो गई, इसलिए वह अस्थायी नहीं माना जाता है, बल्कि वह करेंट एसेट माना जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग चूंकि डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए अस्थायी संपत्तियों पर ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो पहला हो गया कि जो एक से अधिक लेखांकन अवधि में प्रयोग की जा सकती है, उस संपत्ति की चर्चा करेंगे डिप्रिसिएशन के लिए। दूसरा, जिन्हें उपक्रम द्वारा उत्पादन के लिए अथवा माल तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए, दूसरों को किराए पर देने के लिए अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए रखा जाता है तथा व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में विक्रय के लिए नहीं रखा जाता है। दूसरा है, ये तो हो गया, दूसरा है कि उपयोगी जीवन, जो उसका यूजफुल लाइफ क्या है। तो उपयोगी जीवन का आशय इसमें है पहला कि उस अवधि से है जिसमें उपक्रम द्वारा ह्रास योग्य संपत्ति के प्रयोग किए जाने का अनुभव, और दूसरा कि उन उत्पादन इकाइयों की संख्या से है जिन्हें उपक्रम द्वारा संपत्ति से प्राप्त किए जाने की आशा है। तो यह यूजफुल लाइफ में हो गया। और तीसरा है कि डिप्रिशिएबल अमाउंट, ह्रास योग्य राशि। तो ह्रास योग्य संपत्ति की ऐतिहासिक लागत होगी, जो संपत्ति की जो ऐतिहासिक, जो उसका बुक वैल्यू अथवा वित्तीय विवरण पत्रों में ऐतिहासिक लागत में से
अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर दिखाई गई अन्य राशि होगी। यह हो गया। के बाद जो है अब उपयोगी जीवन की अवधि का निर्धारण इसी प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग के अनुभव पर आधारित अनुमान के आधार पर किया जाता है। अब उपयोगी जीवन का हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि आखिर कोई संपत्ति है कितने वर्षों तक हम उपयोग में ला सकते हैं। यह तो कोई हो सकता है कि संपत्ति 2-4 साल में भी नष्ट हो जाए या काम लायक न रह जाए, या 10 साल भी चल सकती है, कोई जरूरी है। क्योंकि हम लोग सामान्य ढंग से भी देखते हैं तो हम लोग अगर कोई अपने घरेलू यूज के लिए भी कोई संपत्ति लाते हैं वस्तु, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु बहुत दिनों तक चलती है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं उसी प्रकार की जो कि कुछ दिन के अंदर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन तो वही कह रहा है कि उसका जो उपयोगी जीवन होगा उस अवधि का निर्धारण जो है इस प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग के अनुभव पर आधारित बिल्कुल अनुमान के आधार पर किया जाता है, माने एस्टिमेटेड होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि जितना हम एस्टिमेट करते हों, जितना हम अनुमान लगाते हों, उतना उसकी लाइफ हो। तो संपत्ति की लागत की गणना निम्न प्रकार से हम करते हैं। पहला, संपत्ति की क्रय लागत, जिसमें हमने संपत्ति को खरीदा, प्लस संपत्ति का ढुलाई व्यय, जो मैंने कैरेज इनवार्ड, जो उसको लाने में, जैसे मान लीजिए हम संपत्ति खरीदे 1 लाख रुपए में और हमको लाने में उसको जो है 1000 रुपया भाड़ा लगा, तो वैसी स्थिति में हमारी संपत्ति जो है 1,01,000 की हो जाएगी, न कि 1 लाख की। या इसके अतिरिक्त अन्य भी खर्चे हैं, प्लस संपत्ति का मरम्मत व्यय, अगर मान लीजिए लाने के बाद कुछ हमें नई संपत्ति में ही कुछ मरम्मत करने की बात आई, या अगर हम पुरानी संपत्ति कोई खरीदते हैं उसमें हमने मरम्मत कराया तो वह कॉस्ट कुछ ज्यादा होता है। तो हम सोचे चलो नई क्यों खरीदेंगे, हम पुरानी ही खरीद लें और उससे हमारा कुछ बच जाएगा, और वैसी स्थिति में जो है हम उसके मरम्मत पर कुछ लगा देंगे तो हमारी संपत्ति जो है बिल्कुल काम लायक हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में है कि संपत्ति का क्रय का लागत प्लस संपत्ति का ढुलाई भाड़ा प्लस संपत्ति का मरम्मत व्यय और प्लस संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल करने का, उसको इंस्टॉल करने में भी हमको लगेगा कुछ। तो ये सारी कहने का अर्थ है कि इन सारे व्ययों को मिला दिया जाता है तो वही संपत्ति की लागत ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम जितने का खरीदे बस उतना ही लागत करें, तो बाकी लागत को आखिर हम कहाँ रखेंगे, उस संपत्ति पर ही हमने खर्च किया। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना है, खास करके व्यवसाय में, चूंकि व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट, कि हमें एक्चुअली जो है एक्चुअल में वास्तव में शुद्ध आय हमारी कितनी हुई, हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ। तो यह देखने के लिए हमें सारे बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है। तो यह तो हो गया डिप्रिसिएशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर हैं, अर्थात इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हो कौन कौन से हैं। तो इसमें है कि जैसे मूर्त अस्थायी संपत्तियों को ह्रास उत्पन्न होने के निम्न कारण, मैंने किन कारणों से यह ह्रास जो है उत्पन्न होता है। तो पहला है कि कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, संपत्तियों का निरंतर जो प्रयोग हम करते हैं उस प्रयोग के चलते, तो संपत्तियों की निरंतर उपयोग होने पर इसकी उपयोगिता, कार्यक्षमता और लाभार्जन शक्ति में क्रमिक रूप से कमी होती है। संपत्तियां पुरानी पड़ जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं और उनमें टूट फूट होने की संभावना रहती है, और इसके परिणाम स्वरूप संपत्तियों का मूल्य जो है कम होता है, अर्थात मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनके मूल्य में कुछ कमी आती है। तो एक तो यह फैक्टर हो गया तो इफेक्ट करने का। फिर हम चर्चा करेंगे, दूसरा है कि ऑब्सोलेसेंस अर्थात अप्रचलन। कभी कभी होता है कि नई मान लीजिए हम कोई संपत्ति खरीदे, मशीन को ही हम ले लें, तो हमने खरीदा है,
उस समय की जो मांग थी उसके आधार पर हम खरीदे। अब नया कोई आविष्कार हो गया, कोई नई मशीन आ गई उसी की, जो कि कम समय में अधिक जिसकी कार्य क्षमता हो, जो अधिक उत्पादन करती हो, तो वैसी स्थिति में वह पुरानी वाली जो हमारी होगी मशीन, वह अप्रचलित हो जाएगी। तो अब इसको इस रूप में समझिए, कभी कभी नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति के बेकार न होने के बावजूद उनके मूल्य में कमी आ जाती है। अब नई तकनीक के कारण पुरानी मशीन को प्रयोग करना महंगा पड़ने लगता है, क्योंकि नई मशीन की कार्य क्षमता अधिक होती है, साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु भी निर्मित होने लगती है। तो इस प्रकार पुरानी मशीन अप्रचलित होने लगती है। कभी कभी उपभोक्ताओं की रुचि एवं पसंद में परिवर्तन होने से भी अप्रचलन की स्थिति बन जाती है। जैसे एक हम सामान्य उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए कि पहले जो मोबाइल आया, जो फोन, तो बटन वाला था, उसके बाद धीरे धीरे जो है टच स्क्रीन आया, और उसके बाद फिर स्मार्टफोन का प्रचलन हो गया। स्वाभाविक है कि जो है पुराना जो बटन वाला मोबाइल है वह अप्रचलित होने लगा, या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, और उसके बाद रंगीन टीवी आ गया, तो जो है रंगीन टीवी लोग खरीदने लगे। उसके बाद एलसीडी, एलईडी, अब स्मार्ट टेलीविजन का जमाना आ गया है। हो सकता है कि आगे जाकर के कोई और नई तकनीक आ जाए, तो वैसी स्थिति में जो है उसी तरह से व्यवसाय में जो भी हम संपत्तियां यूज करते हैं, तो उनमें भी अप्रचलन की स्थिति आ सकती है। और जैसा कि उसका कारण हम लोग देख लिए कि उसका कारण क्या हो सकता है, तो उससे गुणवत्ता में कम जो है हो सकता है कि जो नई टेक्निक आई हो उसकी गुणवत्ता अधिक हो, वह कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती हो, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करती हो। तो मार्केट में हम तभी टिक पाएंगे जब हमारे पास गुणवत्ता वाली वस्तु हो, और तभी उसे हमारी उस वस्तु की बिक्री हो पाएगी। तो एक तो यह फैक्टर हो गया एक्सोलेंस। अब हम चर्चा करेंगे अगले फैक्टर जो इफेक्ट करता है, तो वह है तीसरा है हमारा डिप्लेशन, अर्थात रिक्तीकरण। कुछ संपत्तियां नाशवान प्रकृति की होती हैं, अर्थात नाशवान का मतलब हुआ कि जल्दी नष्ट होने वाली, माने नष्ट हो जाती हैं, तो या इनका भंडार सीमित होता है। जैसे खान खनिज है, कोयले की खान हो या तेल का कुआं हो या कोई खनिज पदार्थ हो, ऐसी संपत्तियों में जैसे जैसे इसमें से सामग्री निकालते जाएंगे वैसे वैसे इनका भंडार कम होने लगेगा, और भंडार की कमी होगी तो इसे ही हम कहते हैं रिक्तीकरण। तो यह भी एक कारण है डिप्रिसिएशन का। चौथा है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य में अस्थायी गिरावट। कभी कभी बाजार में अस्थायी संपत्तियों का मूल्य में अस्थायी गिरावट आ जाती है। इस प्रकार मूल्य में कमी को ह्रास नहीं होता। तो हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि किन किन कारणों से जो है डिप्रिसिएशन होता है। पांचवा है कि एक्सीडेंट या दुर्घटना। अब एक्सीडेंट के कारण भी संपत्तियां नष्ट हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक, मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर या मशीन, इस तरह की संपत्तियां हैं मशीन जो है जिनमें दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। क्योंकि जैसे है कि इन्हें रोड पर चलना है, ट्रक है, मोटर गाड़ी या ट्रैक्टर या जो भी वैसी चीज, तो मान लीजिए कि अभी बिल्कुल हम नया खरीदे, रोड पर लेकर चले और जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो एकाएक जो है जो भी उसमें नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक तो हमने संपत्ति को खरीदा, और दूसरा जो है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए या तो फिर हमें अपने पूंजी में से खर्च करना होगा, या हम अगर हमने इंश्योरेंस कराया हो तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम भेजना होगा। तो इंश्योरेंस इस तरह से होता नहीं, उसके लिए भी हमें प्रीमियम
चुकाना होता है मोटर गाड़ी का। तो वह प्रीमियम जो है वह एक तरह से डिप्रिसिएशन के लिए ही हम अब उसी की पूर्ति, उस हानि से पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए एक कारण या एक्सीडेंट भी एक हमारा कारण है। इसी प्रकार छठा है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल टाइम, जो है वैधानिक समय की समाप्ति। व्यापार में कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि दर्शाई जाती हैं, जो कि एक समय के साथ जो है अब उनका जो है उसका एक निश्चित अवधि के बाद उनका समय समाप्त हो जाता है। तो अर्थात उनका उपयोगी जीवन काल वैधानिक रूप से पूर्व निश्चित होता है। अतः समय व्यतीत होने की स्थिति में इनके मूल्य में कमी हो जाती है। जैसे पट्टे पर ली गई अस्थायी संपत्तियां, मान लीजिए हमने पट्टे पर कोई संपत्ति लिया और जब पट्टा का समय समाप्त होगा, जैसे 5 साल 10 साल 20 साल जो भी जितने साल के लिए हमने पट्टे पर लिया है, तो वैसी स्थिति में जब उसका समय समाप्त होगा तो वह अपने आप संपत्ति जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर से नए सिरे से उसका हमको पट्टा कराना होगा। उसी तरह से कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क, ये सब है कि एक निश्चित समय, कहने का अर्थ है कि एक निश्चित समय के लिए ये सब जो है लिया जाता है। इसलिए समय की समाप्ति पर जो है यह अपने आप से जाता है। सातवां हमारा है कि नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण। कभी कभी होता है कि बाढ़ के कारण या भूकंप या अग्नि के कारण अर्थात आग लग जाने से जो है अस्थायी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप इनके मूल्य में कमी हो जाती है। तो मूल्य की इस कमी को ह्रास माना जाता है। तो छात्रों, यह तो हो गया कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है और जिससे डिप्रिसिएशन क्रिएट होता है। तो इस फैक्टर को हम लोग समझेंगे। अब हम बात करेंगे कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। जब हम डिप्रिसिएशन के बारे में जान गए कि किन किन कारणों से डिप्रिसिएशन हो सकता है, तो चूंकि हम लोग अकाउंट के विद्यार्थी के रूप में हम इसके रूल्स को देखेंगे कि क्या क्या इसके रूल्स हैं डिप्रिसिएशन। इसमें पहला है कि यदि संपत्ति का क्रय किसी महीने के बीच में किया जाता है तो सुविधानुसार ह्रास की गणना अगले माह से लेखांकन की अंतिम तिथि तक की जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने संपत्ति खरीदा 15 अप्रैल को, तो अब जो है चूंकि हम इसको जो है अब अगले मई माह से शुरू करेंगे और मई माह से चाहे हम जब बनाते हों अपना फाइनल अकाउंट या जब संपत्ति का मूल्यांकन का जो हमारा समय हो, चाहे वो हमारा कैलेंडर ईयर हो, फाइनेंशियल ईयर हो या अन्य कोई ईयर हो। बहुत से अभी आज भी हमारे हिंदुस्तान में जैसे दिवाली, बहुत लोग जो है अपना व्यवसाय दिवाली से प्रारंभ करते हैं। तो जो भी समय हो, कहने का अर्थ कि अगर बीच में महीने के बीच में अगर कभी खरीदते हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर देते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करना, क्योंकि डिप्रिसिएशन अक्सर जो है सालाना हम चार्ज करते हैं। रोज का तो संभव नहीं है कि रोज हम यह पता लगा सके कि हमारी संपत्ति आज कितना इसका मूल्य कम होगा। इसलिए एक निश्चित अवधि, चाहे वो 1 साल हो, 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, मैंने एक निश्चित अवधि से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो वही बताया जा रहा है, रूल्स बताया जा रहा है यहाँ कि किस तरह से हम चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन को। तो दूसरा है कि वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्ति, जो अगर कोई अतिरिक्त संपत्ति खरीदी गई हो पर जो ह्रास है उसको निम्नलिखित विधि से हम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से जो है वो तो ठीक है, लेकिन बीच में हमने कुछ उसमें एडिशन किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें ए है कि अतिरिक्त संपत्ति पर उस वर्ष ह्रास की गणना न की जाए। अब बीच में खरीदे, हम लास्ट में ही खरीदे हों, तो अब अतिरिक्त संपत्ति पर उस वर्ष न ह्रास किया जाए, उस पर मान लिया जाए कि नहीं, तो अगले वर्ष से हम ह्रास की गणना करेंगे। या बी है कि अतिरिक्त लगाई गई संपत्ति पर पूरे 1 वर्ष का ह्रास लगे।
मान लीजिए अगर फलाना नाम लगाते हैं तो पूरे या तो हम बिल्कुल उसको छोड़ दें या फिर पूरे 1 वर्ष के लिए हम चार्ज करें डिप्रिसिएशन। एक तो हो गया कि अगर वर्ष के दौरान में मैंने एडिशनल जो अगर हम एसेट खरीदते हैं उसके लिए। अब हमारा तीसरा है कि यदि कोई संपत्ति वर्ष के दौरान बिक्री कर दी जाती है तो संपत्ति पर बिक्री अथवा निस्तारण मतलब डिस्पोजल की तिथि तक ह्रास लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि हमने संपत्ति को वर्ष के बीच में ही बेच दिया, तो हम जितने दिनों तक हमारे पास संपत्ति रही, हम जो उसके पिछले साल का तो हम कर चुके हैं, लेकिन इस साल जितने दिनों तक रही उतने ही दिन तक माने या तो हमने बिक्री किया या उसको डिस्पोजल किया उसका, तो जो है जिस दिन जो वह तिथि हो तो उस तिथि तक ह्रास लगाया जाना चाहिए। चौथा है कि ह्रास की गणना के लिए प्रभावी तिथि, और प्रभावी तिथि क्या होगी इसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो ह्रास की गणना के लिए संपत्ति के प्रयोग में लाई जाने वाली तिथि को ध्यान में रखना चाहिए। यदि प्रयोग में लाए जाने की तिथि का उल्लेख न हो तो संपत्ति के क्रय की तिथि को ही आधार माना जाता है। अब यह हम लोगों को ध्यान रखना है कि माने जो संपत्ति के प्रयोग में लाई जाने वाली तिथि है उसको हमें ध्यान में रखना है, और अगर वह न दिया गया हो तो हम जिस दिन संपत्ति को क्रय किए हैं उस दिन से हम उसका ह्रास या डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि चूंकि अब यहाँ हम लोग विद्यार्थी के रूप में अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हमें जो प्रश्न होगा, हो सकता है कि प्रश्न में बहुत क्लियर ना हो, तो इन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा कि इसी तरह से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन चार्ज करने कॉस्ट का जो कीमत है, जो मूल्य है वो है। तो अब ध्यान देंगे कि नई अगर हमारी संपत्ति है तो दो बातें हैं कि एक तो होगा कि हमारी अगर नई संपत्ति हमने खरीदा, और एक है कि पुरानी संपत्ति हम खरीदें। तो दोनों में हम ध्यान देंगे। तो जब अगर नई संपत्ति हम खरीदते हैं तो संपत्ति के लिए चुकाई जाने वाली नगद राशि अर्थात उसका परचेज प्राइस जो हम चुका रहे हैं, चुकाने वाली राशि का मतलब हुआ कि परचेज माने क्रय मूल्य, परचेज प्राइस, और प्लस क्रय पर कमीशन। अगर कमीशन कोई हमने दिया है उसके परचेज पर तो उस कमीशन को उसमें जोड़ देंगे, प्लस वैधानिक व्यय, अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस उस पर लगा हो तो उसको हम लिखेंगे। जैसे आजकल जीएसटी वगैरह लग रहा है किसी भी संपत्ति पर, तो उसको जोड़ेंगे। कहने का आपकी संपत्ति का क्या कॉस्ट होगा हमें यह देखना है। तो इसमें हम जो है इसका लीगल एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, वैधानिक व्यय को जोड़ देंगे, प्लस संपत्ति का ढुलाई भाड़ा, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि जो है वह भी एक फैक्टर है संपत्ति के मूल्य में, उसको भी जोड़ना जरूरी है। नहीं जोड़ेंगे तो फिर आखिर उसको हम जो है अगर व्यवसाय के खर्च में लिख देंगे तो वह गलत परिणाम देगा। तो इसलिए इसको संपत्ति में ही जोड़ना है। संपत्ति को लाने का जो किराया या जो भाड़ा लगा है ढुलाई का उसको भी उसमें हम जोड़ देंगे। इसके बाद मार्गस्थ बीमा अर्थात ट्रांजिट का इंश्योरेंस जैसे होता है कि संपत्तियों को लाने का भी इंश्योरेंस करा लिया जाता है कि ताकि रास्ते में अगर संपत्ति नष्ट हुई तो नुकसान न हो, तो उसका अगर हमने कोई इंश्योरेंस कराया है और तो उसका प्रीमियम, प्लस मशीन स्थापित करने का अर्थात इंस्टॉलेशन चार्ज, अगर उसको जहां भी ला कर आएंगे तो अपने फैक्ट्री में या जो भी हमारा होगा वर्कशॉप होगा तो वहां हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन का जो जाएगा वह भी इसी में जुटेगा। इसके अलावे उसका रजिस्ट्रेशन फी जो होगा, पंजीयन शुल्क एवं अन्य जो भी व्यय उस संपत्ति को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक है, उन सारे व्ययों को इसमें
जोड़ लिया जाता है, तभी संपत्ति की वास्तविक कीमत ज्ञात होती है। ऐसा नहीं कि हमने जितने का खरीदा सिर्फ उसी को हम संपत्ति का मूल्य मान लें, बाकी जो अन्य व्यय हैं उनको ध्यान में नहीं रखें, तो अन्य व्यय को कहीं ना कहीं तो हमें रखना होगा। तो फिर हम अपने ट्रेड एक्सपेंसेस में रखेंगे, और जब ट्रेड एक्सपेंसेस में रख देंगे तो उस साल का हमारा जो कॉस्ट होगा वह बहुत ज्यादा आ जाएगा। वैसी स्थिति में हमें अधिक हानि दिखलानी पड़ेगी। इसलिए कुछ और ये जो संपत्तियां होती हैं, खास करके अस्थायी संपत्तियां जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं डिप्रिसिएशन के लिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती हैं, तो वह धीरे धीरे जो है अब उनका जो खर्च होगा, जब अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसमें वो निकल जाएगा। तो इसलिए इन सभी को जोड़ करके इन सभी का योग जो होता है वही हमारी संपत्ति का वास्तविक मूल्य होगा, एक्चुअल जो प्राइस है वही होगा। तो यह तो हो गया नई मशीन के संबंध में। अगर नई मशीन हम खरीदते हैं या नई संपत्ति, नई संपत्ति के संबंध में इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा होता है कि पुरानी संपत्ति के क्रय की दशा। अगर हमारे पास पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसमें तो पुराने संपत्ति का उसका जो क्रय मूल्य होगा, उसका जो परचेज प्राइस होगा वह, प्लस इसे प्रयोग योग्य बनाने में किए गए खर्च। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हो जो कि लगा देने से मतलब उसमें न हो, और या उसके लगा देने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, तो वैसे जो मैंने इसलिए उसको प्रयोग योग्य बनाने में किए गए जो भी खर्च हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तथा मरम्मत, उसको मरम्मत करने में कोई टूट फूट हो कुछ हो तो उसके मरम्मत का उसके लिए हो सकता है कि रिपेयरिंग के लिए जो मिस्त्री का खर्च हो या अन्य जो छोटे मोटे पार्ट्स हो उनके लिए, प्लस का डेंटिंग पेंटिंग हम जो कराएंगे उस पर जो खर्च आएगा, अर्थात इन सारे खर्चों को जब जोड़ेंगे तो वह होगा संपत्ति का वास्तविक मूल्य, एक्चुअल। तो छात्रों, आज हम लोगों ने यह देखा कि डिप्रिसिएशन क्या है, डेफिनिशन, और इसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, साथ ही कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसकी चर्चा हम लोगों ने किया, और फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर चार्जिंग डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसेट्स का क्या कॉस्ट होगा, किस आधार पर हम उससे जो है डिटर्मिनेशन करेंगे उससे कॉस्ट का। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा। मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझे होंगे। इसके बावजूद यदि आपको कुछ न समझ में आया हो तो वैसी स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े। जो भी आपके कंफ्यूजन हैं, जो आपके डाउट्स हैं या शंकाएं हैं, तो उन शंकाओं को आप हमें अवश्य भेजें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। अगर शंकाएं आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में उसका लेक्चर रख के और उसका समाधान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग फिर इसी चैप्टर को, इस चैप्टर को कई पार्ट में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इतना से काम नहीं चलेगा। सब कुछ हम डिप्रिसिएशन जान गए, लेकिन बाकी आगे क्या होगा इसको नेक्स्ट क्लास इसकी चर्चा करेंगे, और इसी चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।